अब बात महाराष्ट्र की सियासत की, जहां चुनावी लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां राजनीति बरसों से जिस ठाकरे खानदान के इर्द गिर्द घूमती हुई सिमटती हुई नजर आई, उसमें बड़े भाई यानी उद्धव ठाकरे अपने भतीजे यानी छोटे भाई राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर परिवार की रिवायत तोड़ चुके हैं। और इसके बाद से ही राज ठाकरे भी आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने एबीपी न्यूज को लेकर बीजेपी को लेकर एबीपी न्यूज पर बहुत बड़ा दावा भी किया है, वो भी दिखाते हैं आपको। मैं सीधी तरह से राजनीति कर रहा हूं, किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? तो मैं किसी के साथ पास कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं दो पार्टियां टूटी, इसलिए मुझे फायदा होगा, इस चक्कर में मैं नहीं हूं। मेरे साथ महाराष्ट्र के एक बेहद खास नेता, ऐसे नेता जिनकी रैलियों में भारी भीड़ लगती है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो नहीं बताते कि रैलियों में कितनी भीड़ थी। इसको मैं ऐसे ही कहना चाहूँगा। अभी राज ठाकरे, आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है सरकार राज। राज है तो सरकार है, राज की सरकार है। राज कहाँ है, सरकार कहाँ है? कैसे आप देखते हैं इन उम्मीदों को जो लोगों ने आपसे बांध रखी हैं? क्या है, आप जैसे इतने सालों से पत्रकारिता में जो लोग हैं, उनको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि यही बातें अटल जी के बारे में भी बातें किया करते थे लोग, बाला साहब के बारे में भी बातें किया करते थे लोग कि इनकी रैलीज में भीड़ होती है लेकिन वोट कहाँ जाते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए एक समय आना होता है, एक समय जाता है। जो सीधी तरह से राजनीति करते हैं उनको समय लगता है, जो आड़ी टेढ़ी राजनीति करते हैं उनको कुछ पद मिल जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आगे चल के कुछ नहीं होता उनका। मैं सीधी तरह से राजनीति कर रहा हूं। अभी राजनीति आप बोलेंगे कि सीधी तरह से कैसे होती है, वो हो सकती है, लेकिन ठीक है, समय जाएगा। लेकिन अभी पकड़ लीजिए, 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई और पूरा बहुमत 2014 में आया। उसके पहले अटल जी की सरकार आई थी, लेकिन वो भी बहुत सारी पार्टियों के साथ थी। तो अभी 52 से लेकर 2014 तक अगर उनके लोग रुक सकते हैं, काम कर सकते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे 66 में शिवसेना का जन्म हुआ था और एक्चुअल में जब सत्ता आई थी वो 95 में आई थी, तो इतना समय तो लगता ही है उन कुछ चीज़ों के लिए। मुझे और मेरे पास पेशेंस है और लोग जोड़ते जाऊंगा और सत्ता लाऊंगा। जी, आप कह रहे हैं कि लोग जोड़ते जाएंगे, पर हम देख रहे हैं कि इस बार आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं एक तरीके से। आपने माहिम दादर की सीट चुनी है, खास वजह आपने ये सीट चुनी? अगर एक हमारी मीटिंग हुई थी हमारे पार्टी के नेताओं की, उस पार्टी की मीटिंग में जब मैं नहीं था, वहां पे हमारे बाला नांदगांवकर और बाकी सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि सारे जो नेता है पार्टी के और हमारे सर चिटनीस हैं, इनको इलेक्शन लड़नी चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ मीटिंग हुई थी। और उसके बाद वहां पे अमित ने बोला कि अगर सबको लड़नी चाहिए, सब नेताओं को इलेक्शंस, अगर उसने ऐसे ही कह दिया कि अगर पार्टी बोलेगी तो मैं भी लड़ लूंगा। अभी उसकी न्यूज शुरू हो गई, मेरे कान पे आई न्यूज, लेकिन मैंने इतना वो सीरियसली लिया नहीं। फिर मेरी एक मीटिंग हो रही थी, वहां से सामने से मुझे कुछ लोगों ने बोला कि अमित को भांडुप से खड़े कर दे। मतलब भांडुप, तब मुझे थोड़ा सा सीरियसनेस लगा। फिर मैंने रात को उसको मैंने सामने बिठाया। मैं बोला, ये जो चर्चा चालू है वो तू सीरियस है? इलेक्शन लड़नी है? बोले इलेक्शन लड़नी है, नहीं लड़नी बात अलग है। अगर आपको लगता है लड़नी है तो मैं लड़ लूंगा, नहीं लड़नी है तो नहीं लड़ूंगा, उसमें कोई। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के सारे लोगों को इलेक्शन लड़नी चाहिए। फिर वो न्यूज बढ़ती गई और करते करते मुझे ऐसे लगा कि फिर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भांडुप से बेटर है माहिम दादर। हमारे जो नितिन सरदेसाई हैं, उनको तो मैंने पहले 1 साल पहले बोल दिया था कि काम पे लग जाओ। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि अभी उनको मैंने बोला है काम पे लग जाओ, वहाँ पे इसको खड़ा करना है, मैं उनके साथ में क्या बात करूं? क्योंकि हमारे सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारे पारिवारिक भी संबंध है। फिर करते करते वो सब लोगों ने मिलके एक तय कर लिया कि अमित को खड़ा करना है
और वहाँ से ये बात शुरू हो फिर गई। हमने आपके बेटे का एक बयान देखा और उससे लग रहा है कि बेटा बाप से कहीं आगे ज़्यादा बढ़कर है और बाप कहीं सॉफ्ट लग रहा है। बेटे ने कहा कि मैंने फादर को कहा है कि आप विपक्षियों से कॉम्प्रोमाइज़ न करें, सबको खड़ा रहने दें, मेरी राह को आसान बनाने की किसके साथ- कोशिश न किसके करें। साथ- किसके और साथ ये मैं भी compromise कहा कर रहा हूं? कि मैं अगर जीतूं तो अपने काम पर जीतूं, इसलिए न जीतूं क्योंकि मैं राज ठाकरे का बेटा हूं। किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? आप बेटे की राह आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों देखिए, से बात कर। मैं आपको एक बात बता देता हूं। सिंपल चीज है, मैं जिस तरह से सोचता हूं उस तरह से मुझे लगता है सामने वाले उस तरह से उनकी सोच रखे। अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 साल पहले जब आदित्य मेरा भतीजा जब खड़ा था वर्ली में, तब मैंने वहां पे मेरे 39,000 वोट्स है ऑलरेडी, और वहां पे मैंने तय कर लिया कि पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहा है, मैं कैंडिडेट नहीं डालूंगा। और ये मैंने गुड जेस्चर में मैंने वो बात की थी, और मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की थी, यानी कि मैं वहां पे कैंडिडेट नहीं डालूंगा, तो अगर आज नहीं डालूंगा तो कल आप मुझे सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं हुई थी। अभी आप एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र जी हो या और कोई हो, जिनके साथ मेरे संबंध बहुत सालों से है, बराबर। अगर मेरा बेटा खड़ा हो रहा है, अगर गुड जेस्चर में उनको खड़ा नहीं करना है ना करे, खड़े करने हैं उनको उम्मीदवार खड़े करे। तो मैं किसी के साथ पास कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। आपको लगता है इस बार आपके पास बहुत अच्छा मौका है, खासतौर कर इसलिए क्योंकि एनसीपी देखिए एक बड़ी पार्टी थी, वो बंट गई, शिवसेना बंट गई, और बहुत लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस तरह से 1995 में 45 इंडिपेंडेंट जीते थे, कुछ वैसी स्थिति होगी और शायद इस बार सत्ता की कुंजी आपके हाथ में हो। मैं आपको एक बात बताता हूं कि वो दो पार्टियां टूटी, इसलिए मुझे फायदा होगा, इस चक्कर में मैं नहीं हूं। वो दोनों पार्टियां कैसे टूटी, मुझे लगता है कि वो सोचने जैसी बात है कि वो एमएलए कैसे टूटे, फिर उनका निगोसिएशन कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, फिर आगे चल के दूसरी पार्टियों में कैसे चले गए। फिर मुझे लगता है कि ये जो भी कुछ हुआ है, मुझे उनकी पार्टियां टूटने से मुझे मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि जो वोटर है महाराष्ट्र का, उस जो वोटर है उसके वोट का मुझे लगता है बहुत बड़ा अपमान किया है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो आप 3 बड़े काम पहले इस राज्य के लिए क्या करेंगे? 3 बड़े काम। जी। देखिए, जो हमारे यहां पे आज महाराष्ट्र में जो कास्ट का जो चल रहा है, बराबर है, ये कास्ट का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगार। और महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र जैसे एक डेवलप स्टेट में, महाराष्ट्र जैसे डेवलप स्टेट में अगर लोग नौकरियों के कारण अगर अपनी कास्ट आगे करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। और जो कंपनियां, मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो कंपनियां इस महाराष्ट्र में आ रही हैं, महाराष्ट्र के जो हमारे लड़के हैं, महाराष्ट्र की जो लड़कियां हैं, इनको पहला प्रेफरेंस उनको नौकरी में मिलना चाहिए। उनके पेट भरेंगे, वो अपनी लाइफ में खड़े हो जाएंगे। अगर बचे कुछ होंगे कुछ नौकरियां या कुछ काम, तो बाहर के जितने भी लोग होंगे हम उनको काम दे देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है किसानों को आपको अश्योर करना पड़ेगा। ये जो सुसाइड जो चल रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वही कोई अच्छी प्रतिभा नहीं खड़ी कर रही है महाराष्ट्र की। तीसरी बात है महिलाओं की सुरक्षा की बात है। अभी महिला सुरक्षा की जो बात है, वो मुझे लगता है ये लॉ एंड ऑर्डर में ही आ जाती है, जी। तो वो वहीं से वो खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा? कौन बनेगा? मुझे लगता है अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा।
क्यों लगता है आपको ऐसा? अभी लगता है तो लगता है। दो 2029 में अगर जब आप मुझे ये सवाल पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि आने वाला सीएम कौन होगा, तब मैं कहूंगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सीएम बनेगा। ये मेरी बात आप लिख लो। देवेंद्र जी बन जाएंगे? जी, देवेंद्र जी बन जाएंगे? देवेंद्र जी बन सकते हैं सीएम? हाँ, बन सकते हैं सीएम अगले? बिल्कुल बन आपको सकते ऐसा लगता है? बिल्कुल बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि आप सभी सवालों के सीधे जवाब दे रहे हैं और आपका जो पुराना तेवर है वो अभी भी बरकरार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।